एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा संपूर्ण एनसीईआरटी और ल्यूसेंट की जो सीरीज हमारी चल रही है उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। आप लोग जानते हो फ्रेंड्स कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पूरे 10 जो लेक्चर्स हमने किए थे इस सीरीज के उसकी टेस्ट ली थी और काफी सारे बच्चों ने कमेंट करके बताया है कि उन्होंने जब रिवीजन की तो कुछ क्वेश्चंस उनके गलत भी हुए, लेकिन अब उनको याद हो गया है पूरी की पूरी चीजें अच्छे से। तो फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद में रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन के साथ में टेस्ट ले रहे हैं। ये एक बहुत बढ़िया वाला पैटर्न है, आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप पूरी एनसीईआरटी पूरा ल्यूसेंट अच्छे से कवर कर ले, क्योंकि यही सारी चीजें हैं फ्रेंड जो आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है। और काफी सारे बच्चे हैं जिनका अब मनोबल बढ़ गया है, उन लोगों का जो आप लोग कह सकते हो कि एक जो पढ़ाई की तरफ जो एक नजरिया था, ठीक है, वो चेंज हो गया। अब उनको मजा आने लगी है पढ़ाई करने में, पढ़ाई अब एक खेल बन गई है काफी सारे बच्चों के लिए। तो आप लोग भी अगर उसमें आते हो तो मुझे हाथ खड़ा करके जल्दी से बता देंगे कि जी हाँ सर, अब पढ़ने में मजा आने लगी है। अब तो वेट रहता है कि कब टेस्ट होंगी, जल्दी जल्दी से पूरा अच्छे से पढ़े और टेस्ट दे, ठीक है। जब पोल वाली क्लास होंगी तो उसके अंदर में टेस्ट देना है, पोल अटेम्प्ट करना है, देखना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, काफी सारे लोग हाथ ऊपर उठा रहे हैं और काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि जी हाँ सर बिल्कुल। चलिए तो सभी का स्वागत है, सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग। जल्दी से हम लोग हमारे सेशन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन की तरफ में लेके चलता हूँ। आज भी पूरा लेक्चर आपने ध्यान से देखना है और आप लोग मुझे कमेंट करके बता भी देंगे कि क्या आप लोग चाहते हो कि जैसे हमने कल टेस्ट ली थी और बहुत ही धमाकेदार सेशन हुआ हमारा कल का, क्या आप आगे भी चाहते हो ऐसे ही कि मैं आप लोगों की टेस्ट लूं संडे के दिन? तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी लोगों ने फ्रेंड जहां भी आप लोग इस सेशन को शेयर कर सकते हो वहां शेयर जरूर कर दिया होगा, क्योंकि यही फ्रेंड्स आप लोगों की तरफ से आप लोगों का एक आप बोल सकते हो कि यहाँ पर मैं एक इनपुट रह सकता है क्लास के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग इनपुट दोगे, जितना ज्यादा आप लोग लाइक एंड शेयर करते हो, उतना ज्यादा जो है फ्रेंड्स हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता है कि आप लोगों के लिए और ज्यादा मेहनत करें, ठीक है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले लेक्चर के पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा, आपको बताना है विच रीजन गेट्स फर्स्ट मानसून इन समर, ठीक है। तो गर्मियों में, जब गर्मियों का सीजन होता है उसी समय में आपको पता है कि उसके लास्ट लास्ट में मानसून सीजन की आहट हो जाती है। तो सबसे पहले मानसून किस क्षेत्र के अंदर में आता होगा, आप लोग बताइए। एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है ये, इंडियन ज्योग्राफी में ये पॉइंट आप लोगों का। तो हिमालय, पश्चिमी घाट, ईस्टर्न घाट, गंगेटिक प्लेन्स कहां पर में आ सकता है? बहुत बढ़िया फ्रेंड, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन जितने भी लोगों ने सही आंसर दिया है और अच्छे से आप लोग आंसर कर रहे हो। यहां पर में वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में भी कौन से इलाके के अंदर में वेस्टर्न घाट? आप लोगों के लिए एक मैं करता हूं, वेस्टर्न घाट में कहा, उत्तरी पश्चिमी घाट या दक्षिणी पश्चिमी घाट? जल्दी से बताओ आप लोग, एक लेवल और आगे बढ़ाते हैं इसको, उत्तरी पश्चिमी घाट या दक्षिणी पश्चिमी घाट? राज्य का नाम मुझे पता है, आप लोगों को पता है, ठीक है, आप लोगों को आता होगा, बट आप लोग मेरे को बताइए कि उत्तरी या दक्षिणी। वेरी गुड, दक्षिणी पश्चिमी घाट, ठीक है। ये यहां पर में आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहां पर में है आप लोगों का पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, और यहां पर में जो दक्षिण वाला हिस्सा है, इधर साइड से आप लोगों की जो मानसूनी हवा है वो आती है यहां से, ये ऐसे आप लोग देख सकते हो इधर से, है ना। तो यहां पर में जो पश्चिमी घाट का दक्षिणी हिस्सा है, केरल और कर्नाटक वाला जो हिस्सा है आप लोगों को, वहां पर में सबसे पहले आप लोगों को मानसून देखने के लिए मिलता है, स्पेशली केरल वाले इलाके के अंदर में। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने आंसर किया है। आप लोगों का चैट रेट जो है वो 300 प्लस चल रहा है यहाँ पर में, और बहुत अच्छी बात है, आप लोग कमेंट में आंसर कर रहे हो। नाउ फ्रेंड्स, काली घाट पेंटिंग्स का नाम किस स्थान के साथ में लिया गया है? काली घाट, और ये भी आप लोगों को बता दूं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर में काली घाट पेंटिंग का उल्लेख है। बताइए आप लोग, काली घाट पेंटिंग का उल्लेख आप लोगों को कहां पर में मिलता है, कहा किस नाम के साथ में काली घाट पेंटिंग का उल्लेख आया हुआ है? कमेंट कोशिश करो, देखो गलत होगा ज्यादा से ज्यादा। तो काली घाट पेंटिंग याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने कि ये कोलकाता से रिलेटेड है, ठीक है, कोलकाता से रिलेटेड है। मैं आप लोगों को पूरा का पूरा पढ़ा देता हूं अच्छे से, डोंट वरी। काली घाट पेंटिंग जो है फ्रेंड्स, ये काली घाट जो काली मंदिर है, ठीक है, काली घाट के अंदर में काली टेम्पल जो है काली घाट के अंदर में कलकत्ता में, उससे लिया गया है। वहां पर में इस पेंटिंग का उदय हुआ था, वहां पर में ये पेंटिंग सबसे पहले बनाने की शुरुआत हुई थी। बंगाल में कलकत्ता में काली माता का मंदिर है, आप लोगों को पता है कि काली जो माता है उनकी बहुत ज्यादा पूजा अर्चना की जाती है बंगाल के इलाके के अंदर में। तो काली टेम्पल है वहां पर में, काली घाट काली टेम्पल कलकत्ता में है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों को और क्लियर हो गया यहां से, ध्यान से समझो आप लोग, बात की गहराई को देखो, आपका एक नंबर और क्लियर हो गया। पूछा जाए कि काली घाट काली टेम्पल कहाँ है, तो आप आंसर क्या करोगे? आप बताओ मेरे को, आप लोग मेरे को बताओ यहां पर में, ठीक है। काली घाट काली टेम्पल कहाँ है? पेंटिंग की बात छोड़ो, काली घाट काली टेम्पल कहां पर में है?
तो काली घाट काली टेम्पल कलकत्ता के अंदर में, कोलकाता में है, ये याद रखना है, पश्चिम बंगाल में। ये आप लोगों का एक हो गया। और यहीं पर फ्रेंड्स काली घाट पेंटिंग्स की स्थापना या शुरुआत हुई थी, और यही इसी जगह के नाम पर इस पेंटिंग का नाम पड़ा है, काली घाट पेंटिंग्स। तो काली घाट पेंटिंग्स पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है, काली घाट काली टेम्पल कलकत्ता में है, वहां पर में इस पेंटिंग की शुरुआत हुई थी। कितने लोगों को अब याद हो गया ये चीज? अब सर कभी भी पूछ लो, अब बता देंगे। पूछू ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पोल वाली क्लास के अंदर में, बताओगे आप लोग? दे दो आप लोगों को कम्युनिटी सेक्शन के, जो टीचिंग परीक्षा का जो कम्युनिटी सेक्शन होता है जिसमें हम लोग रोज क्वेश्चन डालते हैं, उसमें से किसी एक क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है? चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही करते रहेंगे फ्रेंड्स आप सभी लोग अच्छे से। तो काली घाट पेंटिंग्स, इसका नाम कोलकाता में जो काली घाट टेम्पल है वहां से पड़ा है, ठीक है? अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर कर दो, मान जाएंगे आप लोगों को। देखते हैं कितने लोग अपना दिमाग लगा सकते हैं, और शब्दों का जो उलटफेर है उसके ऊपर में आप लोगों का ध्यान रहता है। क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रायद्वीपीय नदी का बेसिन क्षेत्र सबसे बड़ा है? बताओ। अब अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं यहां पर में, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लोग सही आंसर कर रहे हैं। मतलब आप लोगों का, अब देखिए यहाँ पर में धीरे 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 आप लोगों का लेवल बढ़ता जा रहा है, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, जो भी नए बच्चे हैं ना, उन लोगों को भी क्या करना है, हर एक्सपर्ट जो है कभी ना कभी बिगिनर होता है। तो आप भी अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो तो पूरा कंटिन्यूअस अच्छे से देखिए। रोज क्लास होती है टीचिंग परीक्षा के ऊपर में 5 बजे, रोज आप लोगों को लाइव आ जाना है .5 बजे, ताकि आप लोग जो है पूरा अच्छे से समझ सके। धीरे 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 आप लोगों का भी लेवल बढ़ता रहेगा, जैसे इतने सारे जो लोग हैं उनका बढ़ गया है लेवल। तो सबसे बड़ा रिवर बेसिन अगर बोला जाए हमारे भारत के अंदर में, रिवर बेसिन का मतलब क्या होता है ये समझो आप लोग। रिवर बेसिन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि वो नदी और उसकी जो सहायक नदियां है, ठीक है, उसकी जो सहायक नदियां है उनका एरिया जो होता है ना, इसको रिवर बेसिन बोलते हो आप लोग, रिवर बेसिन बोलते हो, ठीक है, रिवर बेसिन। अब अगर मैं पूरे भारत की बात करूं, पूरे भारत के अंदर में सबसे बड़ा रिवर बेसिन जो है वो गंगा का है, पूरे भारत का, ठीक है, पूरे भारत के अंदर में अगर मैं बात करूं तो। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को स्पेशली बोला है पेनिनसुलर इंडिया का। पेनिनसुलर मतलब ये वाला इंडिया की बात हो रही है, ये वाले हिस्से की, ठीक है, इस वाले हिस्से की बात हो रही है, इस हिस्से की, ठीक है। तो इस हिस्से के अंदर में सबसे बड़ा जो एरिया कवर करती है, ठीक है, वो नदी और उसकी सहायक नदियां, वो है गोदावरी। पेनिनसुलर इंडिया की बात अगर कर रहे हैं तो हम लोग, ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ा रिवर बेसिन गोदावरी बनाती है। और इवन आप लोगों को ये भी बता दूं कि पेनिनसुलर इंडिया की या प्रायद्वीपीय भारत की, नीचे वाले दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी गोदावरी नदी है। ये भी आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि गोदावरी जो है ये पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, आप लोगों से अगर ये क्वेश्चन बोला जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आप लोग आंसर कर पाओगे क्या? बताओ, कर पाओगे आप लोग आंसर? प्रायद्वीपीय भारत की, दक्षिण भारत की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जो पेड बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को टारगेट तक दिया था। आपको पता है ना, हम लोग टारगेट बेस्ड पढ़ाई करते हैं पेड क्लासेस के अंदर में। जब मैं नदी पढ़ा रहा था आप लोगों को कि एक एक करके की टारगेट दूंगा, आप लोग पढ़ के आइए अच्छे से, बढ़िया से बढ़िया आप लोग बताइए उसको। हाँ चलिए, देखिए जितने भी लोग हैं मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, वो लोग तो आंसर बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं। याद हो गए जी सर? दीक्षा पांडे बोल रहे जी सर, उन्होंने भी टारगेट को कंप्लीट किया था जब मैंने कहा था, तो क्लास में, पेड क्लास में, बिल्कुल। कृष्णा नदी, ये याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने, कृष्णा नदी जो है ये सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। और गोदावरी जो है ये लार्जेस्ट रिवर है दक्षिण भारत की, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप लोग करते रहिए फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो आप लोगों की गोदावरी नदी है, ये सबसे बड़ा जो रिवर बेसिन है वो बनाती है, और सबसे बड़ी नदी है कृष्णा नदी, ये याद रखना है आप लोगों ने, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। चलो गुड। नाउ देयर द रीजन फॉर राजस्थान बीइंग डेफिशिएंट इन रेनफॉल इज, ठीक है, राजस्थान के पास में पानी की कमी है, उसका कारण क्या है? राजस्थान के पास में पानी की कमी है, उसका कारण क्या है? क्या लगता है आप लोगों को? एक बार लाइक एंड शेयर कर देंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए सेशन को, और जहां जहां शेयर कर सकते वहां पर में शेयर भी कर देंगे। 500 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, इतने स्पीड में हमारे साथ में। जल्दी से सारे के सारे लोग 500 से ऊपर पहुंचा दीजिए लाइक का नंबर भी, ताकि मेरे को भी एकदम जोश आए, एनर्जी आए एकदम आप लोगों का इनपुट देखकर। बहुत बढ़िया, देखिए अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है। राजस्थान में पानी की कमी है, ठीक है, उसका कारण क्या है? या फिर रेनफॉल की कमी है? बेसिकली यहाँ पर में रेनफॉल की बात हो रही है कि वर्षा की कमी है यहाँ पर में, कारण क्या है? एक बार डी भी दिखाइए सर। तो एक बार क्या, आप 10 बार देख लीजिए डी, डी आप जितने बार देखना चाहो उतने बार देख सकते हो। ओके, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में मानसून जो है फेल्स टू रीच दिस एरिया, वो मानसून यहाँ पर में आता नहीं है। अच्छा,
तो फिर यहां पर में बारिश कैसे होती है? अगर राजस्थान में नहीं जाएगा तो फिर यहां कैसे होगी बारिश? फिर तो वहां पर में भी नहीं पहुंचेगा पानी। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये वाला रीजन तो बिल्कुल अट्टर नॉनसेंस है एकदम, कि बारिश वहां मानसून नहीं पहुंच पाता। अगर होता ऐसा यहां नहीं पहुंच पाया तो यहां कैसे पहुंचेगा वो? यहां पर मैं बहुत गर्मी है जी, मेरे को तो गर्मी से पानी डर लगता है, मेरे को गर्मी से मैं भाप बन जाऊंगा, पानी डर गया और पानी नहीं बरसा, गर्मी है तो। अरे ये क्या कारण हुआ कि गर्मी है तो बारिश नहीं होगी? अरे गर्मी नहीं है तो और बारिश होनी चाहिए, वहां तो गर्मी है तो ठीक है, गर्मी है तो बारिश नहीं होगी। वाह, यहां पर में पानी नहीं है तो वहां पर में पानी नहीं बरसेगा। अरे पानी नहीं है वहां और बरसना चाहिए भाई, पानी की कमी है वहां पर में, पानी बरसाओ। पानी नहीं है वहां पर में तो पानी नहीं बरसेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि यहीं पे पानी नहीं है तो पानी भाप बनेगा और यहीं पे बरसता है, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, बारिश के बादल तो कहीं और से आते हैं ना, समुद्र में से आते हैं, वहां से थोड़ी आते हैं बारिश का पानी। ठीक है, वहीं से भाप बना और वहीं पे बरसा, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, जनरली समुद्री किनारों पर होता है लेकिन अंदरूनी इलाके में थोड़ी होता है। एक्चुअल में क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ क्या रीजन क्या है। ठीक है, मेन कारण क्या है। यहां पर में है आप लोगों की, ठीक है, यहां पर में है आप लोगों की अरावली रेंजेस, ऐसी अरावली रेंज ऐसी है। ओके, और बारिश का पानी भी इसी तरफ से जाता है। यहां पर में देखो आप लोग, ठीक है, यहां पर में है अरावली रेंज इस तरीके से, और जो बारिश की हवाएं है वो भी ऐसी ही जाती है। तो कोई रोक ही नहीं रहा उनको, बारिश जो है बराबर से आगे निकल गई इधर साइड में। तो इस वजह से यहां पर में नहीं हो पाती। मतलब अवरुद्ध नहीं है, अवरुद्ध मतलब ऐसा कुछ तो भी पहाड़ ऐसा होना चाहिए था जहां पर में ये बारिश को रोक सके, बारिश की हवाएं जो है उनको रोक सके। ठीक है, बारिश की हवाओं को रोक सके। बट अरावली जो है वो उसी दिशा में है जिस दिशा में बारिश की हवाएं बहती है, पैरेलल। अब कल कम्युनिटी सेक्शन के अंदर में अंकुर सर ने क्वेश्चन डाला था आप लोगों के लिए कि पैरेलल लाइन कहां मिलती है, तो बहुत सारे लोगों ने लिखा 90 डिग्री पे मिलती है। अरे भाई वो मिलेंगी ही नहीं, 90 डिग्री पे भी जो लाइन पैरेलल होती है वो कभी नहीं मिलती एक दूसरे के साथ में। ओके, तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि इस प्रकार से जो है आप लोगों का सीधी सीधी जो है वो निकल जाता है, इस वजह से बारिश नहीं हो पाती। तो द विंड डज नॉट कम अक्रॉस एनी बैरियर। बैरियर का मतलब क्या होता है? अवरुद्ध, कोई उसको रुकावट नहीं आती, तो वो सीधी सीधी निकल गई यहां पर में, उसको कोई रोक ही नहीं पाया। ठीक है, इसी वजह से कोई अपलिफ्टमेंट नहीं मिल पाता बैरियर, कि बादल ऊपर उठ सके, थोड़े से ठंडा होकर बरस सके, उसको मिलता ही नहीं उतना कहीं पे भी। ठीक है, चलो नाउ, गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित है? गांधार, गांधार, गांधार के बारे में आप लोग जानते होंगे। गांधार नरेश शकुनी मामा जी आपके, ठीक है, जिन्होंने युधिष्ठिर के कान भर भर के जो है महाभारत का युद्ध करा दिया था। तो गांधार कला आप लोग देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो गांधार ये यहां पर में मिलेगा आपको, आज पाकिस्तान में है गांधार का इलाका। महाभारत के अंदर में आया है ना गांधार नरेश, और फिर वो गांधारी थी युधिष्ठिर की मम्मी, धृतराष्ट्र की पत्नी, महाभारत के अंदर में। ठीक है, तो अब यहाँ पर में देखिए आप लोग फ्रेंड्स कि ये जो गांधार कला है, यहाँ पर में जो कला विकसित हुई थी, मूर्ति कला बनाने की शैली, ये कौन से देश से प्रभावित है? इसमें इंडिया का योगदान तो है ही, इंडिया प्लस किसका है ये आप लोगों को बताना है। प्लस, प्लस में आप बताओगे कि किसका है प्लस में। तो प्लस जो है फ्रेंड्स आपको याद रखना है यूनान का है, ग्रीस का। ठीक है, तो ग्रीस या यूनान बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनान। तो इंडिया और ग्रीस की मिश्रित कला शैली है गांधार कला। ओके, तो भारत और ग्रीस से मिलकर बनी है ये, भारत और ग्रीस से मिलकर बनी है गांधार कला शैली। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है आप लोगों से। मूर्तियां बनाने की शुरुआत ही गांधार कला शैली से हुई थी, बुद्ध के अंदर में, बौद्ध धर्म के अंदर में मूर्तियां बनाने की जो शुरुआत है वो गांधार कला शैली में हुई थी। बहुत ही बढ़िया बढ़िया तरीके की गौतम बुद्ध की मूर्तियां इस कला शैली के अंदर में बनाई गई थी। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंडिया और ग्रीस। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं मैं, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है आप लोगों से। आपको पता है मुगल आर्किटेक्चर के बारे में कितने लोग जानते हो? मुगल, मुगल आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर, मुगल आर्किटेक्चर के बारे में कितने लोग जानते हैं? मुगल वास्तुकला, मुगल वास्तुकला, यार ये लिखा नहीं जा रहा है, वास्तुकला। ठीक है, मुगल वास्तुकला, मुगल वास्तुकला। तो मुगल वास्तुकला जो है फ्रेंड्स ये किन दो का मिक्सचर है ये आप लोगों को बताना है। मुगल वास्तुकला, वास्तुकला मतलब होता है बिल्डिंग बनाने की या भवन बनाने की जो शैली है, वो भवन बनाने की शैली। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है यहां पर में। ठीक है, बताइए।
नहीं, शाहजहां के समय में थी। कला का मुगल वास्तुकला का स्वर्ण काल बोला जाता है शाहजहां के काल को। बट कौन से दो इसकी बनी थी? इंडो यूरोप बोल रहा है कोई, इंडिया फारसी बोल रहा है, ईरानी और इंडिया बोल रहा है, इंडिया यूरोप। देखिए नहीं, मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, एक पर्सन ने यहाँ पर में सही आंसर दिया है, इंडिया तो है ही, ठीक है, इंडिया, ठीक है, ओके। और एक है आप लोगों का इंडियन और पर्शियन स्टाइल, पर्शियन, पर्शियन। और ये जो पर्शियन है ना आप लोगों का, यही ईरानी है, फारसी भी जिसको बोलते हो आप लोग। तो इंडो, ठीक है, भारतीय, भारतीय, ठीक है, फारसी जो कला है उसका मिश्रण है ये याद रखना है आप लोगों ने। तो मुगल आर्किटेक्चर भारतीय फारसी कला का मिश्रण है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है आप लोगों का, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों का ये फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखना आप लोग, 7 स्टैंडर्ड की हिस्ट्री की बुक में दिया हुआ है। एक लूसेंट का क्वेश्चन बताता हूँ आप लोगों को कि मुगल आर्किटेक्चर का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है। जैसे अभी बहुत सारे लोगों ने आंसर किया था, तो मुगल काल का या मुगल आर्किटेक्चर का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? शाहजहां के काल को कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, शाहजहां के। तो गांधार कला शैली जो है ये याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स कि ग्रीक, यूनानी और भारतीय कला से मिश्रित है। और कुषाण राजाओं के समय में ये विकसित हुई थी, कुषाण राजाओं के समय में, कुषाण राजा जो थे ना भारत के अंदर में, उनके समय में, 1ली से 5वीं शताब्दी के बीच में ये विकसित हुई थी, कुषाण राजाओं के समय में। ये भी याद रख लेना आप लोग। तो गांधार कला को विकसित करने का श्रेय कुषाण राजाओं को दिया जाता है। मैं लास्ट में आप लोगों से फिर से पूछूंगा ये क्वेश्चन। नाउ आप लोग बताइए कि द पॉपुलर बाघ केव्स पेंटिंग्स आर फाउंड इन, बाघ केव्स कहाँ पाई जाती है? बाघ केव्स कहां पर में पाई जाती है, ये बताना है आप लोगों ने। मैं आप लोगों को बाघ केव्स के दर्शन भी कराना चाहूंगा। कितने लोग रेडी है यहाँ पर में बाघ केव्स के दर्शन करने के लिए? बताइए जल्दी से आप लोग, कितने लोग चाहते हैं कि जी हाँ सर बाघ केव्स दिखा भी दीजिए, क्या है वहां पर में, क्या कोई बाघ है वहां? चलिए, देखिए, तो बाघ जो गुफाएं हैं फ्रेंड्स, ये आप लोगों को कहाँ मिलेंगी? मध्य प्रदेश के अंदर में मिलेंगी। ये आप लोगों को याद रखना है, मध्य प्रदेश के अंदर में। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश के अंदर में फ्रेंड्स आप लोगों का धार डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश में धार डिस्ट्रिक्ट, वहां पर में बाघ गुफाएं है, बाघ गुफाएं, ठीक है, बाघेरी जो स्ट्रीम है उसके पास में मिलेंगी, इसी वजह से इसको बाघ गुफाएं बोला जाता है। 9 गुफाएं है टोटल, 9। और मेनली जो है, वैसे तो हिंदू धर्म से भी रिलेटेड है ये, लेकिन इसके अंदर में आपको बौद्ध धर्म का ज्यादा प्रभाव देखने के लिए मिलता है। बहुत सारी इसके अंदर में इस प्रकार की गुफाएं, आप देखिए पहाड़ों को काटकर गुफाएं बनाई गई है। देख रहे हो आप लोग? अरे दिख रही है कि हाथ ऊपर करके जल्दी बताओ, दिख रही है अगर तो, ठीक है, अगर दिख रही है तो हाथ ऊपर करके बताएंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से, ठीक है, दिख रही है आप लोगों को? गुड, वेरी गुड। एक और दिखाता हूं आप लोगों को, देखिए यहां पर मैं, देखिए, है ना, सुंदर सुंदर सी गुफाएं हैं, 9 टोटल गुफाएं हैं यहाँ पर में। और बौद्ध धर्म का प्रभाव आप लोगों को इसके ऊपर में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। इसमें इवन पेंटिंग्स भी की गई है, ठीक है, ये ऐसी सुंदर सुंदर सी बहुत सारी पेंटिंग्स भी आप लोगों को मिलेंगी। तो मध्य प्रदेश का जो धार डिस्ट्रिक्ट है वहां पर में बाघ गुफाएं है, 9 टोटल गुफाएं है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा इसके अंदर में मेनली बौद्ध धर्म का प्रभाव देखने के लिए आप लोगों को मिलता है, बौद्ध धर्म का प्रभाव, ये भी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है भाई लोग, ठीक है, याद रखना जिंदगी के अंदर में। तो बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में है, धार जिले के अंदर में, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, टोटल 9 गुफाएं है। अच्छा, ये आप लोगों को एक चैलेंज दूं क्या? कितने लोग मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करते कि कल ये याद करके आएंगे पूरी की पूरी लिस्ट? कितने लोग मेरा ये चैलेंज एक्सेप्ट करते, जल्दी से बता दो। टीचिंग परीक्षा का जो टेलीग्राम ग्रुप है, टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल, ठीक है, ये आप लोगों को सर्च करना है टेलीग्राम के ऊपर में, टीचिंग परीक्षा, परीक्षा ऑफिशियल, ठीक है, ये सर्च करना है आप लोगों ने, उसमें भी डाल दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। और इसकी टेस्ट लेते हैं हम लोग कल। चैलेंज एक्सेप्ट है, ये गुफा याद करके आओगे? बताओ, मैं इसका स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ वहां पर, मैं आप लोगों को ये स्लाइड ही डाल दूंगा वहां पर मैं, ठीक है। चलो, आप लोगों को महाराष्ट्र में कौन कौन सी गुफाएं हैं? कर्नाटक में बादामी की केव्स, बादामी गुफाएं याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, कर्नाटक के अंदर में है। बिहार के अंदर में बाराबर की गुफाएं है, बाराबर की गुफाएं। ये बाराबर की जो गुफाएं है फ्रेंड्स, आजीविका पंथ से संबंधित है, आजीविका पंथ, ठीक है, आजीविका पंथ, अशोका ने आजीविका पंथ को दान में दी थी ये गुफाएं आप लोगों की। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं पूरा। उदयगिरी की गुफाएं कहा है? उड़ीसा के अंदर में, ठीक है, बोरा केव्स आंध्र प्रदेश में, और वराहा केव्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वराहा केव्स भी पूछते हैं, वराहा केव्स कहां पर में? तमिलनाडु के अंदर में। इतना याद कर दो आप, बाकी और भी कराऊंगा मैं, बट एटलीस्ट इतना चैलेंज आप लोगों को आज मैं देना चाहता हूं, ठीक है। शिखा एक्सेप्ट कर रही, चलो शिखा शिवाय, चलो शिखा ने एक्सेप्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। चलो
चलिए कोई नहीं पीहू जी, नेक्स्ट टाइम से आ जाना टाइम पर उसको क्लास में। तो ये आप लोगों को दे रहा हूं मैं, इसको आप लोग करोगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को आंसर दिख रहा है तो मैं इसको छुपा लेता हूं, जस्ट अ सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। विच अमंग द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लिविंग लैंड रेवेन्यू इन दक्कन वाज प्रिविलेंट ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। अकबर के समय में जो है फ्रेंड्स दक्कन के इलाके के अंदर में, ठीक है, टैक्स की कौन सी वाली प्रणाली लागू थी? ठीक है, तो अकबर ने कौन सी वाली प्रणाली को लागू किया था? अकबर ने टैक्स लेने की कौन सी वाली प्रथा को लागू किया था? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोगों को याद रखना है कि राजा टोडरमल, ठीक है, जो टोडरमल था, टोडरमल, ये अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर था, फाइनेंस मिनिस्टर भी आप लोग बोल सकते हो, वित्त मंत्री बोल सकते हो उसको। तो टोडरमल की मदद से अकबर ने जो जब्त सिस्टम है इसको लागू किया था। जब्त सिस्टम, जब्त सिस्टम, जब्त सिस्टम को और किस नाम से जाना जाता है? जब्त सिस्टम को दहासला सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। प्लीज इसको याद रखिए आप लोग। जब्त सिस्टम की जगह पे क्या नाम आ सकता है? दहासाला। दहासाला, दहासाला मतलब होता है फ्रेंड्स कि पिछले 10 साल का एवरेज निकालो और उतना टैक्स लगा दो, दहासाला। ठीक है, तो दहासला या दहासाला जो है आप लोगों का, यही जब्त या जब्ती सिस्टम है आपका। अकबर और टोडरमल ने मिलकर इसको इजाद किया था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो जब्त सिस्टम ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। और अकबर का अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो अकबर कितनेवें नंबर का मुगल राजा था, ये बता सकता है कोई मुझे? कैलकुलेट करो जल्दी से, मन में कैलकुलेट करो और बताओ मेरे को कि अकबर कितनेवें नंबर का राजा था। अकबर मुगल का, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर तीसरे नंबर का राजा था, ये याद रखना है आप लोगों ने, 3rd नंबर का। ठीक है, इसका शासनकाल कब से कब तक रहा अकबर का? तो अकबर का शासनकाल जो है 1556 से लेकर, ठीक है, 1605 तक रहा। और इसी वजह से ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि फ्रेंड्स काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे लंबा शासन करने वाला मुगल बादशाह कौन था। तो सबसे लॉन्गेस्ट रेन था इसका, लॉन्गेस्ट। ठीक है, लॉन्गेस्ट रेन था, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे लंबा जो टेन्योर था या काल था, ये अकबर का था, करीब 49 साल से थोड़ा सा ज्यादा था। अगर थोड़ा दिन और जिंदा रह जाता, ठीक है, 4-5 महीने और, तो 50 साल कंप्लीट हो जाते उसके, 50 साल। तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि अकबर जो है उसका सबसे लंबा समय काल था। जी हाँ, एमपी टेट के लिए भी ये काम आएगा आपका। एमपी टेट के लिए भी अभी बराबर की जो जो बाघ गुफाएं है, मैंने एमपी टेट के ध्यान में रखकर ली, क्योंकि वो पूछ सकते हैं आप लोगों से किससे रिलेटेड है। ठीक है, चलो गुड। तो सबसे लंबा समय काल ये भी आप लोगों से कभी भी पूछ सकता हूं मैं। ओके, चलो लाइक कर देंगे फ्रेंड्स सभी लोग जल्दी जल्दी से, जितने भी लोग यहाँ पर मैं देख रहे हैं, 650 के करीब लोग देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से लाइक भी कर देंगे इतने लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने स्थापना की थी? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों का। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? आंसर आ गए आप लोगों के, अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, तो आंसर आप लोगों को हो जाएंगे फ्रेंड्स, सर विलियम जोन्स। ठीक है, सर विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना कौन से साल में की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कौन से ईयर में हुई थी, ये बता देंगे आप लोग। ईयर जिसने बता दिया उसको एक एक 50 रुपए वाली डेयरी मिल्क, और वो भी उनके खुद के पैसों से। ठीक है, आप खुद के पैसों से खरीद के खा सकते हो आप लोग। ये आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर। आप बताइए अपने अपने पैसों से, या गोलगप्पे खा लेना, गर्ल्स बॉयज भी खा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी से, कौन सा ईयर था? 1784। वेरी गुड। 1784 के अंदर में कहां पर में की गई थी? कहां पर में की गई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता के अंदर में, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, कलकत्ता के अंदर में। अच्छा, ये विलियम जोन्स भाई साहब थे कौन? तो विलियम जोन्स जो है फ्रेंड्स, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, सुप्रीम कोर्ट जो था कलकत्ता में, उसके जज थे, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। जज के रूप में काम करने के लिए भारत में आए थे। बट भारत के अंदर की जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उसमें उनका बहुत ज्यादा लगाव था। तो भारतीय संस्कृति की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ठीक है, तो कलकत्ता में की थी, 1784 में की थी विलियम जोन्स ने, और सुप्रीम कोर्ट के जज थे ये। ओरिएंटलिस्ट भी थे। ओरिएंटलिस्ट का मतलब होता है जिसको भारत की या पूर्वी देशों की जो स्टडी है उसको करने में बहुत मजा आती है। भाषाविद भी थे ये, लैंग्विस्ट बोला जाता है, लिंग्विस्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, भाषाविद। अलग अलग भाषा सीखने में इनको किक मिलती थी। ओके, चलिए, हाँ मैं भी दे दूंगा आप लोगों को, अगर आप आ जाओ, नागपुर आ जाओ, मैं दे दूंगा, मैं खिला दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के, आपको बताना है कि कौन सी यूनियन टेरिटरी है भारत की जो अफगानिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर करती है। अफगानिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर करने वाली यूनियन टेरिटरी कौन सी है? जल्दी बताएंगे आप सभी लोग।
अफगानिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर करने वाली यूनियन टेरिटरी? नागपुर महाराष्ट्र वाला क्या? हाँ, नागपुर महाराष्ट्र वाला ही। बताइए जल्दी जल्दी से इसका आंसर क्या होगा आपका? तो आंसर होगा फ्रेंड्स लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। तो यूनियन टेरिटरी जो अफगानिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर करती है वो है लद्दाख। तो करीब 106 किलोमीटर की बॉर्डर है फ्रेंड्स जो हम लोग अफगानिस्तान के साथ में शेयर करते हैं। सबसे छोटी बॉर्डर कौन सी है जो हम किसी देश के साथ में शेयर करते हैं? वो है अफगानिस्तान के साथ में। ये याद रखना है आप लोगों ने। सबसे कम जो लेंथ है जो हम लोग शेयर करते हैं किसी और देश के साथ में वो अफगानिस्तान है। सबसे बड़ी बॉर्डर जो है हम लोग बांग्लादेश के साथ में शेयर करते हैं और सबसे छोटी बॉर्डर हम लोग अफगानिस्तान के साथ में शेयर करते हैं। लद्दाख के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है, सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है। ये याद रखना है आप लोगों ने, सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी। लद्दाख की कैपिटल भी आप लोग याद रखोगे, लेह है। और हमारे भारत की सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है। दूसरे नंबर पे आता है जम्मू कश्मीर और तीसरे नंबर पे आता है आप लोगों का अंडमान एंड निकोबार। तो एटलीस्ट पहले 3 आपको बड़े वाले याद होने चाहिए। ठीक है, तो टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज है आप लोगों की। और सबसे बड़ी वाली अगर याद रखोगे आप लोग, पहले नंबर के ऊपर में जो आती है वो आती है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। और जो लास्ट है आप लोगों की सबसे छोटी वाली, वो भी आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए क्योंकि केबीसी में भी आया था वो क्वेश्चन आप लोगों का। वो है आपकी लक्षद्वीप, सबसे छोटी वाली। ये भी आप लोग याद रखोगे। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन का आंसर करके बताओ मुझे। ठीक है, जिसने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया मान जाएंगे उसको। मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ इस क्वेश्चन को ताकि आप लोग अच्छे से देख सके। और मैं आपको ना ये वाला कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ। कितने लोग इंटरेस्टेड है एंग्लो मैसूर वॉर को सीखने में? मैं आज ये वाला कंसेप्ट आप लोगों को, और मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे ही करें हम लोग, एक एक वॉर और एक एक चीजें जो है ना रोज हम लोग ले और उसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। एंग्लो मैसूर वॉर सीखने में कितने लोगों का इंटरेस्ट है आज, ये बताएंगे मुझे। मैं आप लोगों को आज एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन सभी लोगों का मेरे को यहाँ पर में सभी लोगों का लाइक चाहिए और यहाँ पर में सभी लोग मेरे को बता देंगे यहाँ पर में। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर मैं एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में आप लोगों को सीखना है। मैं बताता हूँ सारी चीजें, आप लोग ध्यान से सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में बताऊँ तो ये है कहाँ पर में, हुआ कहाँ था, ये ध्यान से समझो आप लोग। पूरा बेसिक से बच्चों वाले आपको लैंग्वेज में समझाऊंगा। ये यहाँ पर में जो आप लोगों का कर्नाटक का इलाका है, दक्षिणी कर्नाटक का इलाका, वहां पर में है मैसूर। ठीक है, एक बड़ा सा इलाका था जिसको मैसूर बोलते थे। आज तो छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है मैसूर बस, लेकिन फ्रेंड्स पहले एक बड़ा इलाका हुआ करता था मैसूर। वहां पर में एक राजा थे, ठीक है, जिनका नाम था हैदर अली। हैदर अली, उनका शासन था। इनकी जो दोस्ती थी, ठीक है, 2 लोग थे यहाँ पर में। एक थे फ्रांसीसी लोग और दूसरे थे यहाँ पर में जो एंग्लो लोग, अंग्रेज लोग जो थे वो थे। तो दोनों में से किसी एक के तरफ से होना था। तो हैदर अली की दोस्ती फ्रांसीसी लोगों के साथ में ज्यादा थी। तो फ्रांसीसी लोगों के साथ में मिलकर हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ में जो पहली लड़ाई की थी, ठीक है, उसको बोला जाता है फ्रेंड्स आप लोगों का फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। ये 1767 से 1769 के बीच में चला। तो जो पहला एंग्लो वॉर था, ठीक है, 1767 से लेकर 1769 तक चला था। ठीक है, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में होता है। दूसरा वाला जो वॉर था, तब तक हैदर अली की मृत्यु हो चुकी थी, नेचुरल मौत हुई थी उनकी, बूढ़े हो गए थे, मर गए। दूसरा वाला जब था, उनका बेटा जो था टीपू सुल्तान, वो राजा बनता है सेकंड वाले वॉर के समय में। सेकंड वाला जो वॉर था वो होता है 1780 से 1784 के बीच में। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी वॉर हुए थे। 1780 से 1784 के बीच में वॉर होता है। ठीक है, 84 इसमें टीपू सुल्तान हार जाता है। टीपू सुल्तान हार गया। मैसूर का जो राजा था हैदर अली का बेटा, हैदर अली के बाद में बना था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान वो हार जाता है, हार गया। और इसमें एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसको आप लोग बोलते हो फ्रेंड्स ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। मैंगलोर की ट्रीटी साइन हुई थी। तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर किसमें साइन हुई थी ये याद रखना है आप लोगों ने। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, मैंगलोर, बैंगलोर नहीं है यहाँ, मैंगलोर है। मैंगलोर नाम की एक जगह है कर्नाटक में। तो ये दिख रहा है आप लोगों को? जल्दी से हाँ या ना बता देंगे, जल्दी से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर आप लोगों की यहाँ पर मैं यहाँ इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ, ऑरेंज कलर से कर देते ताकि आप लोगों को और अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पर में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर में हुई थी। इसमें टीपू सुल्तान हारा था। ठीक है, तीसरे वाले की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, थर्ड वाला जो एंग्लो मैसूर वॉर था, ये आप लोगों का 1790 से 1792 के बीच में हुआ फ्रेंड्स। और इसमें भी अंग्रेज लोग जीत गए। ठीक है, 1790 से 1790 से लेकर 92 के बीच में हुआ। और इसमें भी टीपू सुल्तान हारा था। इसमें भी हारा, इसमें भी हारा टीपू सुल्तान। ठीक है, और इसमें आपको एक बात बताऊं, आपको राज की बात, टीपू सुल्तान के 2 लड़के, जो छोटे लड़के थे ना, उनको अंग्रेज उठा के लेके गए। बोले कि अगर तुमने वापस से हमारे ऊपर हमला किया या हमारे खिलाफ काम किया तो तुम्हारे बच्चे गए। तो 2 बच्चों को गिरवी लेके गए थे वो।
टीपू सुल्तान के दो छोटे बच्चों को, छोटे बेटों को, दो बेटों को, और आधे से ज्यादा जो टीपू सुल्तान की टेरिटरी थी वो भी अंग्रेजों ने हड़प ली थी। इतना बुरी तरह से हारा था टीपू सुल्तान। बट टीपू सुल्तान जो है उसकी हिम्मत अभी भी डगमगाई नहीं थी। उसने चौथी बार फिर से लड़ाई की अंग्रेजों के साथ में, चौथी बार, और ये निर्णायक लड़ाई रही। ये लड़ाई हुई थी आप लोगों की 1798 से 1799 तक, ठीक है। इसके अंदर में क्या होता है फ्रेंड्स, इसके अंदर में टीपू सुल्तान फाइनली पूरी तरह से हार जाता है और इसको मार दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। टीपू सुल्तान ने वापस से एक बार लड़ाई लड़ी थी फ्रांसीसियों के साथ में मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ। इस लड़ाई को आप लोग बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम भी बोलते हो, बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। तो तीसरे जो आप लोगों की चौथी लड़ाई थी ये वाली, इसको कहा जाता है बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम। इसमें टीपू सुल्तान पूरी तरह से हार गया और टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, इसके अंदर में, इसी में। तो चौथा एंग्लो मैसूर वॉर जो था उसके अंदर में टीपू सुल्तान की मौत हुई थी। अब ये आप लोगों को याद रखना था फ्रेंड्स। मैंने आप लोगों को इतना डिटेल में क्यों बताया, अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखा देता हूं कि मैंने इतना डिटेल में आप लोगों को क्यों पढ़ाया। क्योंकि मैं चाहता हूं कि धीरे धीरे आप लोगों को पढ़ा दूं। मैं आप लोगों को एंग्लो मराठा वॉर याद करवा दूं आप लोगों को, इसके बाद में मैं आप लोगों को एंग्लो कर्नाटिक वॉर याद करवा दूं आप लोगों को। सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को धीरे धीरे याद करवा दूंगा, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक बार जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, तब तक मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन का इंतजाम कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों की जो है वो प्रिपरेशन हो जाए अच्छे से। देखो, एक बार गलत करोगे आप लोग, दो बार गलत करोगे, लेकिन कभी ना कभी तो सीख जाओगे, है ना। सीख जाओगे तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है आप लोगों की। हम लोग इसको करते हैं। आप लोग देख लो, इसको पहला वाला कब हुआ था, 1767 से 1769 तक हुआ था। हैदर अली थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। उस समय में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में ये तीन जो वॉर है ये टीपू सुल्तान ने लड़े। 1780 से 84 तक टीपू सुल्तान हार गया। इसी के बाद में जो है वो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुई थी। मैंगलोर की ट्रीटी, ये याद रखना है आप लोगों ने। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर दूसरे के बाद में साइन हुई थी। ये क्वेश्चन पूछते इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को। तीसरा वाला हुआ 1790 से 92 के बीच में, ठीक है। करीब 10 साल के बाद में ही स्टार्ट हुआ था, पहले वाले के 10 साल के बाद में। उसमें भी टीपू सुल्तान हार गया, ठीक है। आधे से ज्यादा टेरिटरी उठा के तो ले जा नहीं सकते, कब्जा कर लिया था, और दो बच्चों को उठा के लेके चले गए थे टीपू सुल्तान के। चौथा वाला जो था श्रीरंगपट्टनम, बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम, इसमें टीपू सुल्तान 1798 में पूरी तरह से हार गया और उसको मार भी दिया गया था टीपू सुल्तान को। ओके, तो ये याद रखना, चौथे वाले में मरा था। अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन दिखाता हूं आप लोगों को, प्लीज इसको आप लोग करना, ध्यान से देखिए आप लोग। इसका आंसर तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। ये याद रखेंगे, 1799 के अंदर में टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। अब इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, इंग्लिश में भी कर देता हूं आप लोगों के लिए, डोंट वरी। मैं इसको, अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हो तो इंग्लिश में भी कर देता हूं मैं आपके लोगों के लिए जी। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट टू एंग्लो मैसूर वॉर्स विद देयर ईयर्स। जो जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें याद आती है ना एंग्लो मैसूर वॉर से, वो लिख दो। देखो, एक बार की बात है, बस एक बार अगर आप लोगों ने लिख दिया, अगर आप लोगों ने कर लिया फ्रेंड्स, तो आपको जिंदगी भर तक याद रहेगा। फिर कोशिश करना पड़ता है, पुरुषार्थ दिखाना पड़ता है, हिम्मत दिखानी पड़ती है, तब जाके आगे बढ़ता है इंसान, ठीक है। जो गलत करने की हिम्मत नहीं रख रहा है ना, वो कभी भी सही नहीं कर पाएगा। जो गलत करने से डरता है, भाग जाता है थोड़ी छोटी चीजों से भी, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा जिंदगी के अंदर में। तो देखो, पहला एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, ये आप लोगों का आप लोगों का बोला है 1667 से 1678 तक बोला है यहां पर में। तो आप लोग बताइए कि क्या ये सही है आप लोगों का, ठीक है, बताइए। नहीं है, मैंने आप लोगों को बताया कि 1767 से, ठीक है, 1767 से लेकर, ठीक है, 69 तक चला था। तो पहला वाला तो आप लोगों का गलत है, फर्स्ट वाला गलत है आपका, ठीक है। 67 से 69 था, ना कि 66 से 68 तक था। हैदर अली ने लड़ा था ये वाला। दूसरे वाले की बात करूं तो 1780 से 1784 तक था, बिल्कुल सही है ये, ठीक है, दूसरा वाला। इसके अंदर में कौन सी वाली ट्रीटी हुई थी, जल्दी से मेरे को कमेंट करके बता दो। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। ट्रीटी बता दो भाई लोग, याद हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। आप लोगों को याद रखना, आप लोग बाकी लोगों से आगे निकल जाओगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही एक एक करके मैं आपको इंपॉर्टेंट वाले कंसेप्ट याद करवा दूं, तो मेरे को बताओ, आप लोग कमेंट करके बताओगे आप लोग, तो मैं आपको करवा दूंगा। कौन सी वाली ट्रीटी साइन हुई थी, एक नंबर यहां बन सकता है आप लोगों का, ठीक है। कौन सी वाली ट्रीटी साइन हुई थी, आप लोगों ने लिखना स्टार्ट कर दिया। तीसरा वाला एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, आप लोगों का 1787 से 92 बोल रहा है। मैंने आपको कहा था कि 10 साल बाद स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट होने के, याद करो, बताया था ना ट्रिक आप लोगों को, 10 साल बाद स्टार्ट हुआ था वो वाला। तो ये 1787 नहीं, 1790 होना चाहिए था आप लोगों का, 1790 होना चाहिए था आप लोगों का। तो सेकंड वाला भी आप लोगों का क्या है फ्रेंड्स, गलत है आपका, सेकंड वाला भी गलत है, ठीक है।
थर्ड वाला गलत है बेसिकली, यहाँ पर में थर्ड वाला गलत है। और चौथा वाला जो है आप लोगों का फ्रेंड्स, फोर्थ वाला एंग्लो मैसूर वॉर, ये याद रखना है 1788 1799। तो 1799 में बेसिकली ये कंक्लूड हुआ था, तो 1799 यहाँ पर में आप लोग इसको मान सकते हो, क्योंकि कोई और आप लोगों को ऑप्शन दिया नहीं है 1788 89। तो आप लोगों का आंसर क्या होगा कि दूसरा और चौथा, ठीक है। वैसे अगर आप लोग देखोगे तो 1788 1799 है, यहाँ पर में 1799 के अंदर में इसकी डेथ हो गई थी टीपू सुल्तान की, ये वाली बात थी, ये आप लोगों को याद रखना था। सेकंड वाले के अंदर में क्या हुआ था, मैंगलोर की ट्रीटी साइन हुई थी, मैंगलोर। टीपू सुल्तान की जो डेथ हुई थी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, वो जगह का नाम आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से बताओ कौन सी जगह थी, टीपू सुल्तान की मृत्यु कौन से जगह पे हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। और सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे यार, देखो यहाँ पर मैं करीब 100 लोग ऐसे जिन्होंने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया, जल्दी जल्दी से सारे लोग लाइक का बटन दबा दीजिए, ताकि मेरे को ऐसा ही पता चल जाए कि अगले बार भी आप लोगों को करवाना है सारी चीजें। श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, कावेरी नदी के पास में ये जगह है कर्नाटक के अंदर में, श्रीरंगपट्टनम। ओके, तो श्रीरंगपट्टनम पट्टनम, ठीक है, श्रीरंगपट्टना भी बोलते हैं उसको, लेकिन बेसिकली उसका ओरिजिनल नाम श्रीरंगपट्टनम है, ये याद रखेंगे आप लोग। चौथा वाला एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है। ये थोड़ा बहुत दिमाग में बजा क्या घंटी, हाथ ऊपर करके बताओ सर, एटलीस्ट हाँ थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, मैं कराऊंगा रिवाइज आप लोगों को, मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ कि धीरे धीरे आप लोगों को सारी चीजें सिखा दूंगा, ये वाली रिवाइज करवा के, ठीक है। तो ये करो आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। मैं आप लोगों को आने वाले लेक्चर्स में फिर से रिवाइज कराऊंगा, रिवाइज कराता जाऊंगा, और आप एक दिन आप लोग देखोगे फ्रेंड्स कि बहुत ज्यादा प्रो हो चुके हो, सारी चीजें आपको याद हो गई है, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है एंग्लो मैसूर वॉर चारों, इसी वजह से आपको करवाया है मैंने ये वाली बात, ठीक है। चलिए, और शेयर कर देंगे, जितने लोग देख रहे हैं वो शेयर करते रहेंगे, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले कि हाँ ऐसे ही आप लोगों के लिए और ज्यादा मेहनत करते रहनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है कि डोडा बेट्टा पीक इज लोकेटेड इन विच स्टेट। डोडा बेट्टा कौन से वाले स्टेट के अंदर में लोकेटेड है। प्लेलिस्ट ऑलरेडी दे चुके हैं रमन गुप्ता जी, पूरे के पूरे प्लेलिस्ट दे चुके हैं। आप प्लेलिस्ट आप देखोगे ना, डिस्क्रिप्शन के अंदर में भी प्लेलिस्ट आप लोगों को आपको मिल जाएंगे, एनसीईआरटी प्लस लूसेंट की और बाकी की भी लिस्ट है। टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, अच्छे से, ताकि कोई भी वीडियो नया वाला आता है तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे डायरेक्टली, ठीक है। तो डोडा, अच्छा कल कितने लोग थे आप लोगों के इंस्टाग्राम लाइव के ऊपर में। इंस्टाग्राम लाइव हम लोगों ने किया था, तो जिन लोगों ने इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं किया ना, वो टीचिंग परीक्षा इंस्टाग्राम के ऊपर में सर्च कर सकते हो, उसके ऊपर में भी कल बहुत ही बढ़िया सेशन हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा मजा आई। आई होप आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मजा आई होंगी इंस्टाग्राम के ऊपर में कल वाले सेशन में। और नेक्स्ट वीक भी करेंगे हम लोग, और जो सारी बातें की थी हम लोगों ने कल, वो उसको अब जो हम लोगों ने डिसाइड किया है कल, वो सारी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। देखिए, अगर हम लोग डोडा बेट्टा की बात करें फ्रेंड्स, तो डोडा बेट्टा जो है आप लोगों को मिलेगा तमिलनाडु के अंदर में। डोडा बेट्टा क्यों इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है, और डोडा बेट्टा आप लोगों को मिलेगा नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी की पहाड़ियां क्यों इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी पहाड़ियां इसलिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर में वेस्टर्न घाट और जो ईस्टर्न घाट है वो आकर मिलता है यहाँ पर में, ठीक है। ये याद रखेंगे आप लोग, ये यहाँ पर में, ठीक है, ये यहाँ, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, यहाँ वेस्टर्न घाट आता है, यहाँ से ईस्टर्न घाट आता है, दोनों का मिलन होता है नीलगिरी पहाड़ियों में, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैली हुई है। नीलगिरी की पहाड़ियां कौन कौन से राज्यों में फैली हुई है, कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो आप लोग। नीलगिरी की पहाड़ियां कौन कौन से राज्यों में फैली हुई है। नीलगिरी की पहाड़ियां कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैली हुई है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैली हुई, लिखो अभी के अभी लिखो आप लोग, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियां। और नीलगिरी की पहाड़ियों के अंदर में सबसे ऊंची जो चोटी है वो है नीलगिरी पहाड़ियों में डोडा बेट्टा, जो कि तमिलनाडु वाले साइड में है, तमिलनाडु वाले साइड के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, तमिलनाडु वाले साइड के अंदर में। तो डोडा बेट्टा तमिलनाडु राज्य में मिलेगा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है ये। काफी सारे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर में, तो प्लीज इसको याद रखिए आप सभी लोग, ओके। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का क्या हो जाएगा, तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। नीलगिरी की पहाड़ियों में है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम के अंदर में आप लोगों से किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि टीचिंग परीक्षा के ऊपर में जो कोर्सेज चल रहे हैं, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो टीचिंग परीक्षा के कोर्सेज को, तो आप 76, ठीक है, 7611101101, ठीक है, 7611101101, ये जो नंबर है इसके ऊपर में आप लोग कॉल कर सकते हो फ्रेंड्स, टीम आपकी मदद कर देंगी पूरी तरह से। या फिर टीचिंग परीक्षा का ऐप भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है, ताकि आपको मिल जाए। तो काफी बेहतरीन तरीके से पढ़ाई हो रही है वहां पर में, आप लोग देख रहे हो बहुत सारे जो बच्चे हैं यहाँ पर में, वो भी अपना रिव्यू दे सकते हैं कि कितना मतलब एक पूरा कॉमेडी माहौल के अंदर में और एक बढ़िया तरीके से सारी चीजें हम लोग वहां पर में कर रहे हैं, ठीक है। सुपर टेट की, DSSB की, CTET, UPTET, जो भी आप पढ़ना चाहते हो आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स आज का लेक्चर था। मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछता हूँ, उन सवालों के जवाब आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर में दोगे,
ठीक है, आप लोग मुझे बताओगे फ्रेंड्स कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कौन से साल में हुई थी? टीपू सुल्तान ठीक है, टीपू सुल्तान की जो डेथ थी वो कौन से ईयर में हुई थी? डेथ जो भी, अगर आपको कुछ और भी पता है उसके बारे में तो आप लोग आंसर कर सकते हो उसका मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर में। एक ये आप लोगों का हो गया। दूसरा आप लोगों को जो है फ्रेंड्स, और क्या क्या देखा है हम लोगों ने आज? हम लोगों ने देखा था फ्रेंड्स की पेनिनसुलर सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर, लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर, पेनिनसुलर रिवर, ठीक है। प्रायद्वीप की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है ये आप लोग बताओगे कि पेनिनसुलर रिवर कौन सी है सबसे बड़ी, हमारे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर कौन सी है ये बताना है, ठीक है। सेकंड वाली भी बता सकते हो, जो बच्चे ने पेड में किया उन लोगों की तो बहुत ईजी है, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, कि गोदावरी सबसे बड़ी है आप लोगों की और कृष्णा सेकंड नंबर के ऊपर में आती है। आप लोग कमेंट करते जाओगे यहाँ पर में सभी लोग। उसके बाद में अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है, नेक्स्ट वाला जो आप लोगों ने बताना है और हम लोगों ने आज जो देखा है। अच्छा, आप मेरे को बताओगे कि मुगल आर्किटेक्चर किन दो चीज़ों से मिलकर बना है? मुगल आर्किटेक्चर किस आर्किटेक्चर जो है वो किस चीज़ से मिलकर बना है? मुगल आर्किटेक्चर और गांधार आर्ट, ये कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बने? ये किससे मिलकर बना है? दो चीज़ों से। और ये कौन से दो देशों के कला से मिलकर बना है ये भी आप लोग बताओगे। देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है, ठीक है। चलिए, बाकी और कौन कौन सी चीज़ें जो आप लोग पढ़ना चाहते हो, क्या आप लोगों के और सजेशन है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर में लिख सकते हो। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है आप लोगों ने सेशन को, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ में जुड़ सके और ऐसे ही पूरी टीम आप लोगों के लिए एफर्ट्स करते रहे। क्योंकि मैं जब देखता हूँ कि मेरे लेक्चर में इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, इतने सारे लाइक्स हो गए हैं, तो मेरे को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, और ज़्यादा एफर्ट्स करने के लिए मन करता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग जो है करते रहिए फ्रेंड्स सपोर्ट। बाकी मैं आपको बता दूं कि 15 तारीख को लखनऊ के अंदर में एक धरना है सुपर टेट के वैकेंसी के लिए। आज बिहार के अंदर में बहुत बड़ी घोषणा हुई, उसकी बात निकली कि भाई 3 लाख वैकेंसीज बिहार के अंदर में देने वाले हैं वो लोग। ऐसा क्योंकि उन्होंने पूरा वो किया था फ्रेंड्स, उन्होंने वहां पर में सरकार पर दबाव बनाया। और जो धरना होने वाला है अभी उसमें टीचिंग परीक्षा का पूरा समर्थन है। टीचिंग परीक्षा फाइनेंशियल तौर पर भी जो नीतीश पांडे जी है जो उनका अध्यक्षता कर रहे हैं उनके साथ में है। समय समय पर जो भी हम फाइनेंशियल उनकी हेल्प कर सकते हैं वो कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। तो टीचिंग परीक्षा पूरी तरह से साथ में है। अगर से संभव हुआ तो मैं खुद भी वहाँ जाऊँगा 15 तारीख को लखनऊ के अंदर में, ताकि उनका हौसला बढ़ाया जा सके। क्योंकि फ्रेंड्स ये समय है जब सरकार के ऊपर में दबाव बनाकर वैकेंसीज उनसे ली जा सकती है। अगले साल चुनाव है और बिहार में भी चुनाव को देखकर ही हुआ है। कुछ उनका मन नहीं पसीज गया उन लोगों का कि भाई उन्होंने वैकेंसी दे दी आपको, चुनाव देख कर किया है। अगले बार चुनाव है, अगले साल चुनाव है और उसके बाद में फिर विधानसभा का चुनाव है बिहार के अंदर में। तो यही मौका है जब किया जा सकता है। तो 15 तारीख को जो भी लोग लखनऊ में हैं, जो लोग बिहार उत्तर प्रदेश के अंदर में, वो इस मैसेज को ज़रूर पहुंचा दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और पॉसिबल होता है तो हम भी आएंगे आप लोगों के साथ में, ताकि पूरा जोर लगाया जा सके, ठीक है। चलिए जी हाँ, सीटेट की पेडागोजी भी हम लोग ज़रूर करेंगे, एसएसटी की पेडागोजी भी इसी सेशंस के अंदर में आगे में जाकर। पहले कंटेंट कर लेते उसके बाद में करेंगे हम लोग, ओके। चलिए, आधुनिक भारत भी करेंगे, पूरा ही करना है हम लोगों ने। ये लंबी सीरीज चलेंगी आप लोगों की। आप लोगों का जितना ज़्यादा आप लोग इनपुट दोगे इसके अंदर में, जितना ज़्यादा आप लोग प्रतिभागी होंगे इसमें, उतना ज़्यादा मैं आप लोगों को करवाता चलूँगा, ठीक है। चलो बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।